हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान एनसीईआरटी बुक से चौथा चैप्टर, और इस चैप्टर में आज 8वां लेक्चर है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को आबंध प्राचल के बारे में बताने वाला हूं, जिसको कहते हैं बॉन्ड पैरामीटर। किसी भी बॉन्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, उनके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो देखें क्या क्या हम बताने वाले हैं इस पॉइंट के अंतर्गत। आबंध लंबाई, आबंध कोण, आबंध एंथैल्पी, आबंध कोटि, आबंध ध्रुवणता और अनुनाद संरचनाएं, इस टॉपिक के अंतर्गत ये सारे पॉइंट शामिल हैं। और आज की वीडियो में देखो मैं आबंध लंबाई, आबंध कोण, आबंध एंथैल्पी के बारे में बताऊंगा, और अगली वीडियो में शेष 3 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं। तो आप लोग सबसे पहले आ जाओ आबंध लंबाई पर, और देखो आबंध लंबाई किसे कहते हैं। यहाँ आप लोग पहले आबंध प्राचल या बॉन्ड पैरामीटर के बारे में जान लें। किसी रासायनिक बंध के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे बंध की लंबाई, बंध कोण, बंध एंथैल्पी, बंध कोटि आदि जानकारी उपलब्ध कराने वाले बिंदुओं को आबंध कोटि कहते हैं। तो जितनी भी जानकारियां हैं यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे बंध की एंथैल्पी क्या है, बंध की लंबाई क्या है, बंध कोण क्या है, ये सारी जानकारियां जो भी पॉइंट्स उपलब्ध कराते हैं, जो बिंदु उपलब्ध कराते हैं, उन्हीं को हम आबंध प्राचल कहते हैं। और इसी में पहला है आबंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में देखो आप, किन्हीं दो परस्पर आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी आबंध लंबाई कहलाती है। तो ये याद रखना है कि जो भी दो परमाणु आपस में कोई बॉन्ड बनाए होंगे, आपस में जुड़े होंगे, तो उन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी आबंध लंबाई कहलाती है। जैसे देखो यहाँ 2 परमाणु हम बना रहे हैं, 2 परमाणु अगर एक बॉन्ड बनाए हैं तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी, इनके नाभिक केंद्र में होंगे ना, तो इस दूरी को हम कहेंगे आबंध लंबाई। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी आबंध लंबाई कहलाएगी। और आबंध लंबाई के लिए कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे सहसंयोजित त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, वान डर वाल त्रिज्या। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमने आप लोगों को तीसरे चैप्टर में ही बता दिया है। यहाँ पे हिंट कर दे रहा हूं मैं। अगर यह दोनों ही परमाणु समरूप हो, समरूप किसको कहेंगे, एक ही परमाणु हो, जैसे हाइड्रोजन के दोनों परमाणु हो गए, तो दोनों की साइज एक ही होगी। ठीक है, जब दोनों की साइज एक होगी तो दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा अगर कर देते हैं तो एक हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या निकल जाएगी, तो उसको कहेंगे सहसंयोजक त्रिज्या। अगर यह आयनिक बंध बना है जैसे NaCl में, तो एक सोडियम का परमाणु होगा, दूसरा क्लोरीन का होगा। सोडियम का छोटा हो जाएगा और क्लोरीन का बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक धनायन है, एक ऋणायन है। ठीक है, और जब ये दोनों करीब आके बॉन्ड बनाएंगे, एक छोटा परमाणु और दूसरा बड़ा परमाणु, ठीक है, तो इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी बंध दूरी या बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। इसी तरह वान डर वाल त्रिज्या किसे कहते हैं। मान लो कि हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में जुड़े हैं, तो उसके निकटवर्ती जो दूसरा अणु है, एक अणु के नजदीक दूसरा अणु है जो सबसे नजदीक है, उन दोनों अणुओं के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वान डर वाल दूरी, और उसका आधा कर देंगे तो वान डर वाल त्रिज्या कहलाती है। तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आप लोगों को पहले भी, तीसरे चैप्टर में। ये आबंध लंबाई हो गई। दूसरा टर्म देखो आप, दूसरा पॉइंट है आबंध कोण या बॉन्ड एंगल कहेंगे इसको इंग्लिश में, बॉन्ड एंगल। किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के आसपास स्थित बंध युग्म, जिसको बॉन्ड पेयर्स कहते हैं, बंध युग्म इलेक्ट्रॉन वाले कक्षकों के बीच बनने वाले कोण को आबंध कोण कहते हैं। आबंध कोण को डिग्री के रूप में व्यक्त करते हैं। समझा दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा कि बॉन्ड एंगल किसे कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं यहां देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो आप, CO2, और इसमें हम बॉन्ड एंगल देखेंगे। तो केंद्रीय परमाणु, देखो क्या क्या शब्द यहाँ यूज हुए हैं। एक केंद्रीय परमाणु यूज हुआ है। केंद्रीय परमाणु क्या होता है आपको पहले भी बता चुका हूं। यौगिक में जो कम ऋण विद्युतीय तत्व होता है वही अक्सर केंद्रीय परमाणु होता है। तो यहाँ कम ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन से कार्बन है, तो यह केंद्रीय परमाणु बनेगा। दोनों ऑक्सीजन परमाणु इसके इसी से जुड़े होंगे, इसके आसपास स्थित है, और इस तरह से संरचना होती है CO2 की। आप जानते हो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग द्वारा यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बने होते हैं। अब यहाँ आपको देखना है इसके आगे क्या है
केंद्रीय परमाणु के आसपास स्थित बंद युग्म इलेक्ट्रॉन वाले कक्षकों के बीच। तो जो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको बंद युग्म या बॉन्ड पेयर बोलते हैं। ये चीज़ें आपको बता चुका हूं मैं। ये यहाँ भी बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे और यहाँ भी बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनसे जो ऑर्बिटल लगे हुए हैं, यानी बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल से संबंधित हैं, जिन कक्षकों से संबंधित हैं, उन्हीं कक्षकों के बीच जो एंगल बन रहा है उस एंगल को ही कहते हैं बंध कोण। तो यहाँ आपको दिखेगा कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो बनेगा 180 डिग्री, और बॉन्ड एंगल को आबंध कोण को डिग्री के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यह तो हो गई CO2 की व्यवस्था। H2O की व्यवस्था दिखा दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण जैसे देख लो आप, H2O। यह भी आपको बताया हुआ है पहले हमने कि हैलोजन परमाणु और हाइड्रोजन अधिकतर किनारों पे ही रहते हैं। तो H2O में आप देखोगे कि हाइड्रोजन परमाणु किनारों पे होगा। कैसे? किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन और हैलोजन परमाणु किनारों पे होते हैं। तो H2O की आकृति कुछ इस तरह से होती है, और यहाँ पे आपको दो दो लोन पेयर दिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुआ, दूसरा यहाँ शेयर हुआ। तो अब यहाँ जो कोण बन रहा है दो हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य, ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल से संबंधित हैं, और इन ऑर्बिटलों के मध्य जो एंगल बन रहा है इसी एंगल को कहते हैं बॉन्ड एंगल, और यह एंगल होता है 104.5 डिग्री के करीब होता है H2O में। तीसरा एग्जाम्पल फिर बता रहा हूं, देखो आप अमोनिया में दिखाएंगे आप लोगों को बॉन्ड एंगल। NH3 में बॉन्ड एंगल किस तरह से बनता है। नाइट्रोजन है केंद्रीय परमाणु, और इस नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं NH3। ठीक है, यहाँ पे जो आप देखोगे कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर स्थित होता है, तो लोन पेयर वाला भी ऑर्बिटल यहाँ होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनती है वह 107 डिग्री के करीब बनती है, यानी हाइड्रोजन के बीच यहाँ भी देखो ये दो ऑर्बिटल हैं, इनके बीच जो बॉन्ड एंगल, या फिर इस वाले और इस वाले के बीच बॉन्ड एंगल जो बन रही है वह बॉन्ड एंगल सब समान होती है, और यह 107.5 डिग्री के करीब यह बॉन्ड एंगल आती है। यही बॉन्ड एंगल ये भी होगी 107.5 डिग्री के करीब। ठीक है, तो यह हो गई बॉन्ड एंगल, या फिर इस वाले ऑर्बिटल और इस वाले बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल के बीच की एंगल जो है वह 107.5 डिग्री हो गई। तो यह हो गई आपकी बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे आपको लेना है स्क्रीनशॉट, और इसके बाद मैं बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बता दूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगला पॉइंट है आबंध एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी। और एंथैल्पी शब्द से घबराना नहीं है, ऊष्मागतिकीय शब्द है, ऊर्जा सेंस ले सकते हैं आप। एंथैल्पी मतलब ऊर्जा। ठीक है, तो आबंध एंथैल्पी देखो क्या है। गैसीय अवस्था में एक मोल पदार्थ में स्थित दो परमाणुओं के बीच के आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आबंध एंथैल्पी कहते हैं। और आबंध एंथैल्पी का मात्रक किलोजूल पर मोल या किलोजूल प्रति मोल होता है। तो यहाँ देखो क्या क्या है। पहले तो गैसीय अवस्था होनी चाहिए, और कुल पदार्थ की मात्रा 1 मोल होगी। 1 मोल पदार्थ में जितने भी अणु होंगे, द्विपरमाणविक अणु हैं, तो उनके मध्य जैसे देखो ये दो परमाणुओं के बीच जितने भी आबंध हैं उनको तोड़ने के लिए जितनी भी हीट देनी होगी, जितनी भी ऊर्जा देनी होगी, उस ऊर्जा को कहते हैं आबंध एंथैल्पी। और उदाहरण ले रहे हैं आप और अच्छे से समझ पाएंगे। देखो जैसे हाइड्रोजन गैस में बंध एंथैल्पी या आबंध एंथैल्पी लिखोगे आप। बंध एंथैल्पी का मान 435.8 किलो जूल प्रति मोल, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, किलो जूल प्रति मोल होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस में बंध एंथैल्पी का मान है 435.8 किलो जूल प्रति मोल। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल हाइड्रोजन गैस लेंगे, 1 मोल हाइड्रोजन गैस, यह हो गई हाइड्रोजन गैस या गैसीय अवस्था हो गई। मात्रा कितनी है, 1 मोल। और इस 1 मोल को
इस 1 मोल गैस में जितने भी हाइड्रोजन अणु हैं, उन अणुओं को तोड़ने के लिए जितनी भी हीट दी जाएगी, मान लो यहाँ हीट दी गई है डेल्टा, तो जितनी भी हीट दी जाएगी कि ताकि सारे अणु परमाणु में बदल जाएं, तो यहाँ अणु से परमाणु बन रहा है ना, H गैसीय अवस्था में प्लस H गैसीय अवस्था में, यहाँ पे जितनी भी हीट लगनी है उस हीट की मात्रा को ही कहते हैं आबंध एंथैल्पी। तो आबंध एंथैल्पी यहाँ डेल्टा से हमने दिखाया, और एंथैल्पी ऊष्मागतिकी का टर्म है, इसको डेल्टा कैपिटल H से दर्शाते हैं। तो कैपिटल H और यहाँ पे डेल्टा ए कैपिटल H करेंगे तो ऊष्मा परिवर्तन का मान है यह। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो 435.8 किलो जूल पर मोल। चाहे मोल इन्वर्स कर दें, किलो जूल मोल इन्वर्स, या चाहे ऐसे लिख दें किलो जूल पर मोल, दोनों सही है। अब देखो यहाँ पे डेल्टा ए एच, इसका मान पॉजिटिव है। पॉजिटिव का अर्थ होता है सिस्टम की एनर्जी में वृद्धि होना। तो यहाँ ऊष्मा दिया गया है ना, यानी कि इसकी ऊष्मा बढ़ी है, वहाँ डेल्टा एच का मान पॉजिटिव आता है। और जहाँ पे ऊष्मा उत्सर्जित होती है वहाँ डेल्टा एच का मान नेगेटिव आता है। अब देखो यह आबंध एंथैल्पी कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक समान हो। जैसे देखो H2O में, यहाँ एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया। H2O में 2 OH आबंधों की बंध एंथैल्पी अलग होती है, अलग होती है। तो H2O को यहाँ तोड़ना है। देखो H2O को हीट देंगे तो एक OH बॉन्ड टूटेगा, यहाँ हीट देना है तो एक OH बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये सब गैसीय अवस्था है, गैसीय अवस्था, यह भी गैस। और OH एक बॉन्ड नहीं टूटा है, OH बॉन्ड है, एक OH बॉन्ड टूट गया है। तो यहाँ पे जो एनर्जी लग रही है उसको दिखाएंगे डेल्टा AH1, और इसका मान होता है 502 किलो जूल प्रति मोल, मोल इन्वर्स कर दिया। फिर देखो ये जो दूसरा OH बॉन्ड है यह भी गैसीय अवस्था, दूसरा OH बॉन्ड OH यह गैसीय अवस्था है, इसको तोड़ा जाए तो फिर जो एनर्जी लगेगी, जो भी हीट लगेगी वो इसके बराबर नहीं होती है बल्कि अंतर होता है। तो यहाँ क्या ऑक्सीजन अलग हो गया प्लस हाइड्रोजन अलग हो गया, दोनों ही गैसीय अवस्था में हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी डेल्टा AH2 से उसको दिखाएंगे और उसका मान होता है 427 किलो जूल प्रति मोल। आप लोगों को ये सब आंकड़े याद नहीं रखने हैं, हमने केवल यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है कि दो OH बॉन्ड हैं। देखो H2O में तो 2 OH बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक OH बॉन्ड ये, दूसरा OH बॉन्ड ए। जब पहला OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो अलग ऊष्मा लग रही है, और जब दूसरा OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ऊष्मा की मात्रा अलग लग रही है। तो यहाँ पे बंध आबंध एंथैल्पी का निर्धारण कैसे किया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों का औसत लिया जाता है और उसे कहते हैं औसत आबंध एंथैल्पी, औसत आबंध एंथैल्पी। तो यहाँ पे लेना है आप लोगों को 1 मोल H2O गैसीय अवस्था में, और बांडों को तोड़ना है जितने भी H2O के अणु होंगे, तो सबकी औसत आबंध एंथैल्पी का मान हो जाएगा 502 है, 427 है, दोनों को आप जोड़ लोगे, दोनों को जोड़ोगे तो देखो कितना आ जा रहा है, 7 2 9 2 5 4 9, और इसका आधा करोगे, इसका आधा करना होगा। तो यहाँ पे ऐसे हम दिखा दे रहे हैं, औसत आबंध एंथैल्पी बराबर 502 धन 427 बटे 2। तो अगर आप इसको जोड़ के और भाग करते हो तो ये हमने डेटा याद करके रखा हुआ है, 464.5 किलो जूल प्रति मोल है,
मोल यहाँ लिखेंगे, मोल इनवर्स। तो ये याद करने वाली चीज़ें नहीं है, याद नहीं करनी है, केवल आपको समझाने के लिए बताई गई। ठीक है, तो यह हो गई आबंद एंथैल्पी, और इसके अगली वाली वीडियो में हम आप लोगों को शेष 3 टर्म बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।